अच्छा, तो आज जो है हम अच्छे से प्रैक्टिकली भी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को अचीव कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वो होती है जिसमें लाइन ऑफ कोड ब्लॉक्ड बाय, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट उसमें ब्लॉक्ड होती है कि एक एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी होगी, दूसरी होगी तो। अब मैंने बोला कि भाई आपके पास कोई लाइन ऑफ स्टेटमेंट है जो कि टाइम टेकिंग है, उसमें कोई डेटा फैच हो रहा है, कोई फाइल रीडिंग हो रही है, तो वो आपकी चीज डिले लेगी। वो स्टेटमेंट क्या लेगी आपके कोड में? डिले लेके आएगी। अब उस डिले से बचने के लिए हम उसको क्या बनाते हैं? एसिंक्रोनस बनाते हैं। एसिंक्रोनस क्या करता है? आपकी स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट होने से नहीं रोकता। वो अपनी जगह पर एग्जीक्यूट हो रही होगी और बाकी स्टेटमेंट भी हाथ के हाथ एग्जीक्यूट हो रही होंगी। हम लोगों ने इवेंट लूप के थ्रू देखा था कि किस तरह से इन दी बैक परफॉर्म हो रहा होता है। कॉल स्टैक पे जाता है, सिंक्रोनस वाला काम वेब एपीआई में चला जाता है एंड सो ऑन। अगर किसी ने वो डायग्राम बनाई होगी तो उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह की तरफ देखते हैं। भाई एसिंक्रोनस क्या होती है? हमने यहाँ पर लिखा एसिंक जावास्क्रिप्ट। ठीक है। नहीं, ये तो एसिंक है ना, वेट आ गया। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच। क्या है ये? एक अप्रोच है, मैंने आपको बताया था, ये कोई रॉकेट साइंस की कॉन्सेप्ट है। ठीक है। दैट इनेबल्स द नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या करता है? आपके पास जो ब्लॉकिंग ऑफ स्टेटमेंट हो रही होती है कि एक पूरी होगी तो दूसरी चलेगी वरना नहीं चलेगी, तो उस चीज को ये रोक देता है कि भाई आप जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट साथ में रन कर सकते हो। अलाउइंग concurrent operations, यानी कि मल्टीपल ऑपरेशंस, improved responsiveness, टाइम टेकिंग एंड efficient हैंडलिंग ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग operations इन द वेब एप्लीकेशन। वही बात जो भी यार आपको समझाई कि जो चीजें टाइम टेकिंग होती है आपकी कोड के अंदर, उसमें ये आपको हेल्प करता है कि ऐसा ना हो कि यूजर वेबसाइट खोल के बैठा और वेबसाइट लोड ही हो रही है, डेटा आ ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, कोई चीज टाइम टेकिंग है तो भाई कुछ तो दिखाना है ना। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड एंड सिंक्रोनस लैंग्वेज। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, यानी कि एक टास्क एट अ टाइम वो परफॉर्म कर सकती है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। सिंक्रोनस लैंग्वेज का ये मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, द कोड इज एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर वन एट अ टाइम इज कॉल्ड अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में अपेयर टू बी सिंक्रोनस इन सम सिचुएशन, यानी कि जावास्क्रिप्ट के कुछ सिचुएशंस में हम एसिंक्रोनस उसको बना सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जिनमें जावास्क्रिप्ट के कोड को हमें एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है। अब उनमें जो सेवरल आपके पास आते हैं, सबसे पहले आता है कॉल बैक। क्या आता है? कॉल बैक। अब कॉल बैक जो है ना, बहुत पुराना तरीका है जो अब यूज नहीं होता, क्योंकि ये ES6 यानी कि जावास्क्रिप्ट के 6th वर्जन से पहले आया था। यानी कि सबसे पहला तरीका है कॉल बैक, जिससे आप जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड को जो टाइम टेकिंग है उसको आप एसिंक्रोनस बना सकते हो। कॉल बैक वो तरीका है। ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रोमिसेस आए। क्या है? प्रोमिसेस। और अब आपके पास एसिंग अवेट की कीवर्ड आ गए, जिससे काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो हम लाइन बाय लाइन चलते हैं कि भाई किस तरह से हम सबसे पहले कॉल बैक के जरिए अपने टाइम टेकिंग को कर सकते हैं। अब कॉल बैक्स क्या होते हैं? कॉल बैक्स जो है कुछ नहीं होता, आपके पास फंक्शंस होते हैं। अब इनको कॉल बैक्स नहीं कहते हैं, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो दूसरे फंक्शन के बिहाफ पर एग्जीक्यूट होते हैं। यानी ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं? भाई एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया और वो उसी फंक्शन के अंदर रन होगा। अब आपको पता है जब तक आउटर फंक्शन रन नहीं होगा तो इनर फंक्शन भी रन नहीं होगा। ऐसा फंक्शन जो दूसरे अपने पेरेंट फंक्शन पर डिपेंड होकर एग्जीक्यूट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। एसिंक्रोनस टास्क के लिए होता है, सिंक्रोनस तो जावास्क्रिप्ट वैसे ही होती है। ठीक है। कॉलबैक्स आर फंक्शन पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट्स। यानी कि ये फंक्शन आपके पास दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास किया जाता है। किस में पास किया जाता है? आर्ग्यूमेंट के अंदर पास किया जाता है।
They are used in asynchronous JavaScript to handle responses and ensure non-blocking execution. ये इंश्योर करता है कि आपके पास जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, जो टाइम टेकिंग है, वो आपके कोड को एग्जीक्यूट होने से ब्लॉक ना करे, आपके कोड को एग्जीक्यूट होने से ब्लॉक ना करे। ठीक है, अब इसने देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया है, उसको नाम दिया हुआ है माय फंक्शन, और यहाँ पर एक पैरामीटर, पैरामीटर ज्यादा ना फंक्शन के, ये दूसरा पैरामीटर ही सिंटेक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसने एक तीसरा पैरामीटर लिया हुआ है जिसको वो कॉल बैक कहता है। वो कहता है कि भाई यहाँ पर एक फंक्शन आएगा और उसको मैं यहाँ पर चला दूंगा। ठीक है, अच्छा भाई इसकी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है माय फंक्शन के नाम से, उसमें एक पैरामीटर जा रहा है क्या, कॉल बैक। उसमें एक फंक्शन इसने चलाया है जिसका नाम है सेट टाइम आउट। क्या है, सेट टाइम आउट। बेसिकली सेट टाइम आउट एक एसिंक्रोनस मेथड है जावास्क्रिप्ट का, जिसके थ्रू आप एसिंक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं भाई प्रैक्टिकली किस तरह से होता है। इससे पहले हमें ये ऊपर से जाए, हम इसको ही देख लेते हैं अलग से किस तरह से ये चलता है। तो हम यहाँ पर एडवांस जावास्क्रिप्ट के नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ HTML की, जावास्क्रिप्ट रन करनी है मुझे तो। और यहाँ पर मैं क्या लगा लूंगा, स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट का टैग लगाने के बाद आपके पास एक फंक्शन है जो कि सेट टाइम आउट है। क्या है, सेट टाइम आउट है। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो क्या करता है कि आप इसको जो भी कॉल बैक फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट प्रोवाइड करोगे, वो किसी न किसी डिले के बाद चलेगी, किसी न किसी टाइम के बाद चलेगी, और वो टाइम भी आप ही बताओगे। वो टाइम कौन बताएगा, हम देते हैं, मतलब हम ही बताएंगे, हम देते हैं। ठीक है, अब ये आपसे देखो सबसे पहला पैरामीटर क्या बोल रहे हैं, हैंडलर। ये आपसे मांग रहे हैं टाइम हैंडलर। क्या मांग रहे हैं, हैंडलर का मतलब होता है फंक्शन। क्या होता है, फंक्शन। एरो फंक्शन पढ़ाया था ना, ये चलो फंक्शन तो पढ़ाया था ना भाई, क्या बोल रहा है, मुझे एक फंक्शन दो। क्या दो, ऐसे ही बनाते हैं ना फंक्शन, अभी नाम देने की इसमें जरूरत नहीं। भाई सेट टाइम आउट तो पहले ही फंक्शन था, उसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया। क्या कर दिया, एक और फंक्शन। तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसको क्या बोलेंगे, कॉल बैक फंक्शन। क्या कहेंगे, ये फंक्शन सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉल बैक फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होता है उसको क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने लॉग कर दिया हेलो वर्ल्ड। क्या लॉग कर दिया, हेलो वर्ल्ड। सिंपल सी एक स्टेटमेंट दे दी मैंने, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर आप टाइम कहाँ दोगे, ये आपका फंक्शन यहाँ खत्म हो गया ना, ये पिंक कर्ली ब्रैकेट के ऊपर, ये जो येलो वाला है, ये तो सेट टाइम आउट का है। बस यहीं पे इधर बीच में आपने कॉमा लगाना है, आपसे टाइम आउट मांगेगा नंबर, यानी कि कितने टाइम बाद मैं स्टेटमेंट को रन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने स्टेटमेंट दे दी फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ आपको टाइम देना है मिली सेकेंड में, कितना, अब 1 सेकंड देना तो 1000 लिखोगे, 2 सेकंड देना तो 2000। ठीक है, मैंने कहा 2 सेकंड बाद चलेगा, यानी 2000 मिली सेकेंड्स के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। क्या ये सेकंड को एग्जैक्ट नहीं करता, नहीं, हाँ ये मिली सेकेंड्स में लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि भाई एक टाइम आउट फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक फंक्शन चला रहा हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन चला रहा हूँ, और वो कॉल बैक क्या करेगा, लॉग करेगा किसको, हेलो वर्ल्ड को, कितने टाइम बाद, 2 सेकंड बाद। लेट्स सी क्या ऐसा होता है, नहीं होता। अब तो आ गया होगा इतनी देर में। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपके पास इसने 2 सेकंड का डिले लिया और आपके पास लिया। अच्छा, क्यों ना मैं एक काम करूं, और एक काम ये करूं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऊपर एक लॉग लगाऊं, और लॉग लगाने के बाद मैंने कहा स्टेटमेंट 1। क्या लगा दिया मैंने, लॉग बाहर लगाया। क्या लगाया, बाहर। अब ये एक एसिंग फंक्शन है लेकिन ये सिंक्रोनस स्टेटमेंट है, ब्लॉक डेफ, ऐसा ही। अब यहाँ पर इसके बाद में मैंने एक लॉग लगाया और उसमें मैंने लिख दिया स्टेटमेंट 2। क्या लिख दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि सीक्वेंस क्या आएगी, 3 लॉग लगे हुए हैं, पहले क्या प्रिंट होगा, सर सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर बाद में स्टेटमेंट दोनों एक वन होगा, सेकंड बाद नहीं सर, पहले स्टेटमेंट 1 होगा, फिर 2 सेकंड बाद हेलो वर्ल्ड होगा, फिर तीसरा होगा। लाइन में आपका लाइन है, लाइन बाय लाइन है ना। मैंने क्या बताया इसे, स्टेटमेंट होगा, फिर स्टेटमेंट 2 होगा, फिर हेलो वर्ल्ड होगा, ऐसे होगा। दो कैसे सेकंड पता बाद चला, हेलो वर्ल्ड होगा,
कैसे पता चला? तो सर चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बताया कि सेट टाइम आउट एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। क्या है? एसिंक्रोनस फंक्शन है। और कंसोल लॉग जो हमने बाहर लगाए हुए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के, वो एक सिंक्रोनस स्टेटमेंट है। क्या है? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस स्टेटमेंट ब्लॉक्ड होती है, यानी कि जब तक वो एग्जीक्यूट होंगी नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एसिंक्रोनस ब्लॉक्ड नहीं होते। और जो मैंने आपको इवेंट लूप समझाया था, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितने भी एसिंक्रोनस टास्क होते हैं वो सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होते हैं। कब एग्जीक्यूट होते हैं? सबसे आखिर में। ठीक है। और ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, क्योंकि वो स्टैक क्यू में वेट करते हैं जब तक कि सारी सिंक्रोनस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक कि एसिंक्रोनस नहीं चलती। इससे आपके पास ब्लॉकिंग बच जाए। अब देखो मेरे पास जो मेरा इसके नीचे वाला कोड था, वो 2 सेकंड के लिए डिले नहीं हुआ। स्टेटमेंट 2 वाला कोड क्या है, वो ब्लॉक नहीं हुआ, जिससे मेरी बाकी की एग्जीक्यूशन भी चलती रही, और मेरा वो काम जब होना था तब अपने टाइम पर हो गया। अब थोड़ा थोड़ा एसिंक्रोनस आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा भाई, चलते हैं थोड़ा आर्टिकल की तरफ। अब इसने क्या किया भाई, इसने एक फंक्शन बनाया है, कौन सा? माय फंक्शन नाम का। अब थोड़ा समझ आएगा। और उसमें एक पैरामीटर लिया हुआ है कॉल बैक। अब इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, सही है। ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर ये एक सेट टाइम आउट चला रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना रहा है डेटा नाम का। किस नाम का? ऑब्जेक्ट बना रहा है। उस ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है कॉल बैक के पैरामीटर के अंदर। किसमें पास कर रहा है? अब कॉल बैक क्या है भाई, कॉल बैक चेक करते हैं क्या है आपके पास। अब यहां पर इसने माय फंक्शन को कॉल किया। क्या किया? कॉल किया। अब ये चीज कॉल करी है इसने, ऐसा ही है। और उसके अंदर ये कॉल बैक पास करना है। कॉल बैक एक फंक्शन होता है, इसने ये तो किया कॉल बैक, और उसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया। एक और फंक्शन बनाया ना, ये एरो फंक्शन बनाया, फंक्शन की कीवर्ड से बना लो। और उसमें क्या किया इसने, लॉग किया हुआ है डेटा को। किसको लॉग किया हुआ है? डेटा को। अब ये डेटा कहाँ से आएगा? यहाँ से। नहीं है भाई, देखो इसने एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि इसने कॉल बैक में पास किया। ये कॉल बैक ये है, ये जो ये हिस्सा है ना, ये कॉल बैक फंक्शन है जो यहाँ पास हुआ है। ठीक है। और वो कॉल हो रहा है, और कॉल बैक के अंदर जा रहा है डेटा, यानी कि इसमें क्या जा रहा है? डेटा। और डेटा में क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है? लॉग। यानी कि ये आपके पास एसिंक टास्क हो गया, नॉन ब्लॉक एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, सबसे आखिरी वाले। ठीक है। ये इसने कॉल बैक फंक्शन बना के दिया। अब कॉल बैक फंक्शन के ना कुछ जो है आपके पास नुकसानात हैं। अब आपको अगर कॉल बैक फंक्शन में काम करना है, तो आप एट अ टाइम एक टास्क परफॉर्म कर सकते हो एक कॉल बैक फंक्शन में, ये इसका ड्रॉबैक है। अब आपको अगर उसी के रेफरेंस के थ्रू दूसरा काम परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर आपको एक और कॉल बैक लगाना है, फिर आपको उसके अंदर एक और कॉल बैक, एंड सो ऑन। तो इससे बनता है कॉल बैक हेल। क्या बनता है? ये दिखाता हूँ। इसलिए ये आपके पास डेप्रिकेट हो चुका है बहुत पहले। अच्छा, यहाँ पर सॉरी हेल नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह का आपका कुछ बनता है। जब आप कॉल बैक के थ्रू एसिंक टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, तो आपके पास इतना आता है। अभी तो हमने सिर्फ एक लॉग लगाया है ना। जब फैच डेटा करोगे, कितनी स्टेटमेंट, कितने रेफरेंस बनेंगे, हर रेफरेंस के लिए अलग कॉल बैक लगेगा। इससे बनता है कॉल बैक है। ये जो कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक लगे हुए हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको कहते हैं कॉल बैक है। प्रोग्रामर्स ने इसको नाम दिया था जानू है। ठीक है। क्योंकि ये इजी टू हैंडल नहीं होता, इजी टू कैरी नहीं होता। आप देखो ना, हमें तो खुद नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। डेवलपर्स भी इसमें कंफ्यूज होते थे। फिर इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एसिंक टास्क को हमारे पास आए प्रोमिसेस। क्या है? प्रोमिसेस। ठीक है। अब प्रोमिसेस हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोमिसेस देखते हैं क्या होते हैं। प्रोमिसेस आर ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं प्रोमिसेस? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसको और आसान तरीके से अभी समझाऊंगा। रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन एग्जीक्यूशन ऑफ एसिंक्रोनस ऑपरेशन। ये आपके पास शो करता है कि क्या आपका जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है, क्या वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसकी 3 स्टेट होती हैं। एक होती है रिजॉल्व,
एक होती है पेंडिंग और एक होती है रिजेक्ट। रिजॉल्व यानी वो चीज कंप्लीट हो गई, पेंडिंग यानी वो चीज अभी तक डिले में है, और रिजेक्ट यानी कि वो चीज अलाउड या डिनाई हो चुकी है, या कोई एरर आ चुका है, या सर्वर क्रैश हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी वजूहत हो सकती है। प्रोवाइडिंग बेटर हैंडलिंग ऑफ एसिंक्रोनस कोड विद डॉट देन एंड डॉट कैच, ये समझाऊंगा ये क्या चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो इन्होंने बड़ी मुश्किल एग्जांपल दी हुई है, हम लोग कोड में चलते हैं। अब प्रॉमिस कैसे बनाते हैं? देखो प्रॉमिस क्या है, वादा। उर्दू में क्या है? वादा। वादा या तो पूरा होता है, या तो नहीं होता, या वो बंदा टोपी देता रहता है। अटक जाता है। हाँ, ठीक है, वो पेंडिंग होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये वादे कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कोई एसिंग टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं सर्वर से डेटा मंगा रहा हूँ, मैं कोई फाइल रीड कर रहा हूँ, या मैं कोई टाइम आउट वाली चीज कर रहा हूँ जिसमें टाइम टेकिंग है, तो अब मुझे एंड एंड वो भी तो पता चलना चाहिए, एक तो वो काम हो भी, और ये भी पता चले कि वो काम हुआ या ना हुआ। हुआ तो फिर मैं एक अगला ऑपरेशन क्या करना चाहता हूँ, देखो एक काम हो गया तो उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ करूंगा ना। अगर कोई चीज सक्सेसफुल हो जाती है या मेरे पास पैसे आ जाते हैं तो मैं उससे कोई चीज खरीदूंगा। इसी तरह आपके पास सर्वर से डेटा आ जाता है तो आप उसको प्रिंट करा के भी तो दिखाओगे। कोई चीज सक्सेस हो गई तो उसके बदले भी तो कुछ करोगे, कोई चीज एरर आ गई उसके बदले भी तो कुछ दिखाओगे, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास प्रोमिसेस चल रहे होते हैं। प्रोमिसेस बनाने के लिए आपके पास जो सिंटेक्स है वो है आपके पास प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट, जो कि आपके पास जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह क्या आता है, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट आता है। अब प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट तो आपने लगा दिया, लेकिन इसकी इंस्टेंस भी आपको बनानी है, और वो इंस्टेंस बनती है न्यू के कीवर्ड से। किससे? कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नया प्रॉमिस बिल्ड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक नया प्रॉमिस बिल्ड कर रहा हूँ, और एक न्यू प्रॉमिस बना रहा हूँ। अच्छा भाई, इसको हटाते हैं और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा जिसका नाम भी मैं प्रॉमिस रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? प्रॉमिस। लगा रहा हूँ ना। That promise. अब यहाँ पर मैंने इसको एक वेरिएबल में रख दिया जिसका नाम मैं कह रहा हूँ प्रॉमिस। अब यहाँ पे ये आपसे मांग रहा है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर यानी कि कॉल बैक फंक्शन मांग रहा है। अ कॉल बैक यूज टू इनिशियलाइज द प्रॉमिस, दिस कॉल बैक इज पास टू आर्ग्यूमेंट। ये एक ऐसा कॉल बैक है जो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। कॉल बैक क्या होता है? फंक्शन। यहाँ पर क्या बनाऊंगा? फंक्शन। क्या बनाऊंगा? फंक्शन। अब जैसे फंक्शन बनाऊंगा तो वो अंदर आ गया, अब एग्जीक्यूटर के अंदर दिखा रहा है आपको। ऐसा ही है, ये लाइन पढ़ा करो, ये इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें वो दो आर्ग्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है, एक है रिजॉल्व और दूसरा है रिजेक्ट। एक है रिजॉल्व और दूसरा है रिजेक्ट। अब यहां पर भी अगर आप देखो तो रिजॉल्व भी एक कॉल बैक फंक्शन है। देख रहे हो, रिजॉल्व कॉलन और यहाँ राउंड ब्रैकेट लगे हुए। रिजॉल्व भी एक फंक्शन है, और आपके पास रिजेक्ट भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर अभी तो पैरामीटर के उससे आप यहाँ पर लिख दो रिजॉल्व और रिजेक्ट। क्या लिख दिया? रिजेक्ट। आप इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में रेस और रेज भी रख सकते हो, लेकिन पूरा लिखोगे तो अच्छी बात है। और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज कर दिया भाई, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपके पास प्रॉमिस एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें वो दो स्टेट्स लेता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, के काम हुआ या काम नहीं हुआ। अब ये कैसे पता चलेगा कि काम हुआ या काम नहीं हुआ? अब इसकी बड़ी छोटी सी बेसिक से मिसाल बनाते हैं, जो कि बनती नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेटस नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने ट्रू स्टोर किया। क्या स्टोर किया? ट्रू। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूं, अगर आपके पास स्टेटस ट्रू है। क्या है? इफ स्टेटस यानी ट्रू है। अगर स्टेटस ट्रू है, ये तुम लोगों की आसानी के लिए वैसे तो कोई लगाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेटस बराबर है किसके? ट्रू के। आप समझ आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिजॉल्व करोगे। क्या करोगे? रिजॉल्व। अब रिजॉल्व के अंदर आपको एक मैसेज पास करना होता है। क्या करना होता है? मैसेज। आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हो, हाँ स्ट्रिंग के अंदर नहीं, एनी दे सकते हो। एनी का मतलब है कोई भी डेटा टाइप का दे सकते हो, नॉट स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा सक्सेस। क्या लिख दूंगा? सक्सेस, ठीक है। वैसे बस ये आपको बता रहा हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो काम की चीजें उनके प्रोमिसेस पहले से बने हुए आते हैं, यहाँ प्रॉमिस बना रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बनते कैसे, ठीक है। वरना तो मैं डायरेक्ट भी आपको फैच करा सकता हूँ बना बनाया प्रॉमिस, उसके अंदर यूआरएल डाल और डेटा आ जाएगा, एक लाइन का काम है। लेकिन आपको समझाने का मकसद है कि रिजॉल्व रिजेक्ट चलता कैसे है, वरना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कहा कि एक वेरिएबल बनाओ स्टेटस नाम का जिसकी वैल्यू क्या है? ट्रू। मैंने कहा अगर स्टेटस बराबर है ट्रू के तो मेरा प्रॉमिस जो है वो क्या कर दो? रिजॉल्व कर दो, यानी सक्सेस का मैसेज पास कर दिया। अदरवाइज क्या करो?
रिजेक्ट कर दो। क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट भी एक फंक्शन है। रीजन पूछ रहा है, रीजन का मतलब एरर। रिजेक्ट में क्या देते हैं? एरर। एरर फॉल्स। मैंने एरर क्या दे दिया? फॉल्स। अब ये प्रॉमिस तो बन गया। प्रॉमिस का नाम क्या है मेरे? वो स्टेटस प्रॉमिस। प्रॉमिस का नाम क्या है? देखो ओवर कर रहा हूँ। प्रॉमिस कौन है? देखो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। प्रो रखो, प्रॉमिस रखो, कुछ भी रखो, आपकी मर्जी। सर प्रो और प्रॉमिस ही रखना जरूरी है, किसी बच्चे का नाम नहीं नहीं ना, वेरिएबल नाम है, कोई भी लिख दो। अभी चलेगा कैसे? हाँ? चलेगा। अच्छा यहाँ पर ना, और इसको वो करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ वादा। भाई वादा बनाया है हमने कि आपका पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया ट्रू। मैंने कहा अगर आपके पास वेरिएबल ट्रू हो जाता है तो वादा पूरा हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा। अब ये तो हमने कर दिया। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, यानी चलाएंगे कैसे? ठीक है, इसके अंदर तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा ना। ठीक है, ये तो वादा हमने बना के रख दिया। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है? इसको यूज करने के लिए आपके पास दो मेथड आते हैं, डॉट देन एंड डॉट कैच। कौन से मेथड आते हैं? डॉट देन एंड डॉट कैच। अब आपको पता होना चाहिए कॉल बैक क्या है। कॉल बैक वो चीज है जो फंक्शन के अंदर कॉल होता है। एक और फंक्शन, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन बनाया जाता है तो क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि कॉल बैक सब बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, जब भी मैं आपको बोलूं कि फलाने फंक्शन के अंदर कॉल बैक बना दो, भाई आपने वो फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया, मेरे सर कॉल बैक बन गया। अब वो आप एरो फंक्शन से बनाओ या फंक्शन की कीवर्ड से बनाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे प्रॉमिस का नाम क्या है? वादा। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि जो डॉट देन का मेथड है वो आप यूज करते हो सक्सेसफुल चीजें हैंडल करने के लिए। जो सक्सेसफुल चीजें होती है, यानी कि अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो आप उसको किससे हैंडल करोगे? डॉट देन से। और अगर आपका प्रॉमिस जो है वो एरर देगा, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप उसको किससे हैंडल करोगे? डॉट कैच से। और ये डॉट देन डॉट कैच किस पे लगेंगे? वादे पे। किस पे लगेंगे? वादे पे। चलो भाई, हमने यहाँ लिखा, हमने कहा वादा और डॉट देन। अगर आपके पास वादा पूरा हो जाता है, देन का मतलब पूरा हो जाता है, तो आपसे ये क्या मांग रहा है? ऑन फुलफिल्ड। ये कॉल बैक मांग रहा है। देख रहे हो, एक और फंक्शन बना हुआ है। जो ब्लू वाली हाईलाइट है ना, उसका थोड़ा पार्ट देखा करो बस, ये पाइप से पहले। ये देखो, ये एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर एक और फंक्शन बना हुआ है, देख रहे हो? अभी पहले ही किसकी मांग रहे अब ये कॉल बैक फंक्शन मांग रहा है मुझसे, तो यहाँ पर मैं इसको दूंगा एक फंक्शन, एरो फंक्शन बना लू है। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने एक कॉल बैक बनाना था। अब जैसे ही मैं कॉल बैक बनाता हूं तो ये आपसे एक वैल्यू मांग रहा है। अब डॉट देन में बेसिकली आएगा क्या? ठीक है, डॉट देन में बेसिकली आएगा क्या, मुझे पता होना चाहिए। अब डॉट देन में क्या आएगा? जो चीज रिजॉल्व के मैसेज में होगी वो डॉट देन के पैरामीटर में पास होगी। किसमें? देखो, ये जो मैसेज है ना, अगर आपका वादा पूरा होता है तो ये मैसेज जाके इस पैरामीटर में सेव होगा जो मैं यहां दूंगा। कहाँ सेव होगा? इस पैरामीटर में। अब इस पैरामीटर का नाम मैं कुछ भी रख दूं। मैंने इसको रख दिया फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स। क्या रख दिया? जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मैंने इसका नाम क्या रख दिया? रिस्पॉन्स। अगर वादा पूरा होगा तो ये जो सक्सेस का मैसेज है वो किस में आएगा? रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। किस में आएगा? रिस्पॉन्स में। और इसका एक मैंने एरो फंक्शन बनाया और मैंने लॉग कर दिया किसको? रिस्पॉन्स। अगर मेरा वादा पूरा होता है तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। और डॉट देन के फौरन बाद ही, अब याद रखना है, पहले डॉट देन लगता है फिर डॉट कैच लगता है। डॉट कैच आखिर में लगता है। कब लगता है? आखिर में। अब डॉट देन के फौरन बाद ही आपने क्या लगाना है? डॉट कैच। अब डॉट कैच भी आपसे यही चीज लेगा, कॉल बैक। सर जब भी काम देन और कैच से हो सकता था तो फिर एल्स और इफ का यूज क्यों किया? वादा कैसे बनेगा? कंडीशन कैसे बनाऊंगा क्या? पहले कंडीशन बना के देन फिर कॉल। हाँ ना, तो रिजॉल्व रिजेक्ट कैसे कराता है? ऐसे करूंगा तो किसी सिचुएशन पे रिजॉल्व या रिजेक्ट कराऊंगा ना, क्योंकि मेरे प्रॉमिस का नाम वादा है। जैसे आपने वादा डॉट देन है ना, हाँ एक रिस्पॉन्स बनेगा, हाँ। फिर आप कैच अलग बना रहे हैं आप, उसके अंदर कैच कैच एरर करेंगे ना। डॉट देन आपके पास सक्सेस मैसेज के लिए और डॉट कैच एरर दिखाने के लिए, दोनों चीजें हैंडल करनी है ना, एरर भी और सक्सेसफुल मैसेज भी। यानी ठीक दोनों है, चीजें लानी है।
हाँ सॉरी आप कह रहे हैं कि बना हुआ आता है हमारे पास, एक बार प्रॉमिस बना हुआ आता है, बने हुए आते हैं, हाँ, जो काम करने होते हैं हमें नॉर्मल जो, देन और स्केच हमें लगाना होगा। हाँ, डॉट कैच लगाना होगा मुझे, अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डॉट कैच किया, डॉट कैच भी मुझसे क्या ले रहा है, कॉल बैक ले रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, एरर, एरर रिसीव करेगा ये। अगर वादा पूरा नहीं होगा तो डॉट कैच चलेगा, वादा पूरा होगा तो डॉट देन चलेगा। ठीक है, इनमें से कोई एक ही चलेगा। यहाँ पर मैं रिसीव करता हूँ एरर को, और यहाँ पर कॉल बैक बना के मैंने लॉग कर दिया इसको, एरर को, जो भी लॉग है। अब गौर से समझना है, ये तो मैंने वादा बनाया था, अब वादे को हैंडल भी करना है। हैंडल करने के लिए दो फंक्शन आते हैं, डॉट देन और डॉट कैच। ठीक है, वादा तो बना दिया, वादा पूरा होगा या नहीं होगा ये आपको ये चीज बताएगी। ठीक है, और वो चीज स्टोर होगी किसमें, वादे में। मैंने कहा वादा, वादा पूरा होने के बाद देन आप रिस्पॉन्स रिसीव करो, जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, यानी काम हो गया तो किसमें आएगा, रिस्पॉन्स में, और एरर होगा तो किसमें आएगा, एरर में, डॉट कैच एरर। ये पार्ट एरर का है, ये पार्ट सक्सेस का है, और ये किधर से आएगा, वादे से आएगा। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, अब इनपुट कैसे होगा? लॉग में क्या आना चाहिए, सक्सेस, क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर करते हैं, अगर मैं सिर्फ इसको फॉल्स कर दूं, अब मेरा स्टेटस गलत हो गया, एल्स वाली कंडीशन चलेगी, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा मेरा प्रॉमिस। यहाँ पर है, ठीक है। अभी तो ये देखो काम कैसे कर रहा है, ये काम कहाँ आएगा ये बताऊंगा। ठीक है, क्या करना है, एक वादा बनेगा जो कि पूरा होगा, रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। अब ये वादा होता किसके साथ, ये वादा होता है कि अगर आप किसी एक्सटर्नल सर्वर मशीन से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बना रहे हो कि आप डेटा लेके आ रहे हो या लेके जा रहे हो। डेटा आएगा नहीं आएगा वो वादा है, कि भाई मैं डेटा लेके आऊंगा या नहीं लेके आऊंगा। आएगा तो रिस्पॉन्स में, नहीं आएगा तो एरर में। मशीन कनेक्ट करने का नाम बता देते सर्वर से डेटा मंगवाना, फाइल रीडिंग करना, जो टाइम टेकिंग डिले चीजें, अब जो चीजें आपकी मशीन में नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप गूगल भी यूज करते हो ना, तो आप अगर एप्पल लिखते हो तो एप्पल ने भी एक प्रॉमिस एपीआई बनाई हुई है जो हिट होती है उनके सर्वर पे, और वहां से डेटा आता है जब भी आपका पेज लोड होता है। अगर आपकी लोकल मशीन में हो तो यूं एग्जीक्यूट हो। क्यों अभी प्रोजेक्ट बनाया आपका, वेबसाइट टाइम लेती थी लोड होने में, नहीं, क्योंकि आपकी लोकल मशीन में सारा कोड पड़ा हुआ है, कहीं से आना थोड़ी है, उसको मिला हुआ है आपके ब्राउजर को। लेकिन जो चीज आपके ब्राउजर को मिलेगी, आप ब्राउजर पे ये भी तो देखना है कि वो चीज मिली है, नहीं मिली है, आ रही है, डिले में है, क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये सर्वर से भी करा था। बिल्कुल, अब जब भी आप डोमेन नेम लिखते हो ब्राउजर पे जाके, तो आप नेटलिफाई के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो, और इन रिस्पॉन्स आपको वेबसाइट मिलती है, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको समझा। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट आपके पास नहीं है, नेटलिफाई के सर्वर पे उनकी स्टोरेज में सेव है। आप जब भी डोमेन लिखोगे अपना, तो आप ब्राउजर के थ्रू उनके सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजोगे, गेट की, गेट रिक्वेस्ट पढ़ाई थी ना, गेट की, कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट देखनी है। रिस्पॉन्स में आपको क्या मिलेगी, वेबसाइट। इंटरनेट क्रैश हो जाएगा तो रिस्पॉन्स में आपको ब्राउजर क्या दिखा देगा, एरर। या नेटलिफाई के सर्वर पे एरर होगा तो आपको रिस्पॉन्स में नेटलिफाई का एरर दिखा देंगे, couldn't लोड या वगैरह वगैरह। ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी आहिस्ता 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 आएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसकी जरा प्रैक्टिस करो ताकि आंखें खुले। अच्छा, यहाँ पर देखो, जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था, ऐसा ही है। कैसे बनाते थे, लेट, कोई भी वेरिएबल का नाम हमने रख दिया, फॉर एग्जांपल हमने डेटा नाम का वेरिएबल रख दिया, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ऐसे ही बनाते थे ना। ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट्स कौन से होते थे, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसमें हम की और वैल्यू की सूरत में डेटा पास करते थे, याद है, की वैल्यू कॉमा की वैल्यू। हाँ हाँ यार। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने की रख दी आईडी, और वैल्यू रख दी मैंने 1001। इसको एक्सेस कैसे करेंगे, डेटा डॉट आईडी, ऐसा ही है, हाँ, 1001 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया था उस वक्त कि आप जो है वो की का नाम रख सकते हो और उसकी कोई वैल्यू रख सकते हो। अब यहाँ पर वैल्यू है कि, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक की है जो कि बच्चे के सब्जेक्ट्स हैं, ये एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नेम की बनाते हैं, और नेम में मैं रख देता हूँ
वो ठीक है। और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट जो है वो रखा। अब सब्जेक्ट एक तो नहीं होगा, ऐसा ही है। सब्जेक्ट एक तो नहीं होगा, बाजिल प्रिंट। सब्जेक्ट एक तो नहीं होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे। आप सब्जेक्ट्स कैसे स्टोर कराओगे भाई? मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए क्या यूज करते थे? अरे क्या यूज कर भाई, यहाँ मैंने बना दिया अरे। वैल्यू की जगह पूरा क्या रख दिया? अरे क्या मैं इसके अंदर नहीं लिख सकता? मैं लिख देता हूँ मैथ्स, उर्दू, ठीक है, साइंस, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है एंड सो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल बच्चे के मार्क्स का जो है वो डेटा स्टोर करना है। लेकिन अगर मैं मार्क्स का भी एरे बनाऊंगा तो मुझे मार्क्स के साथ साथ मतलब के सब्जेक्ट का नाम और उसके मार्क्स कितने हैं वो दोनों स्टोर करना है। अब कैसे करूंगा? अगर एरे बनाऊंगा तो सिर्फ या तो मार्क्स का नाम मार्क्स स्टोर कर सकता हूँ, या तो उसके सब्जेक्ट्स के नाम स्टोर कर सकता हूँ। क्या मैं मैथ्स के साथ यहाँ पे मार्क्स स्टोर कर सकता हूँ उसके आगे? नहीं, सिंगल एलिमेंट पे सिंगल वैल्यू। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मार्क्स नाम का मैंने एक की बनाई, और वैल्यू में मैंने डायरेक्ट कोई भी 99 देने के बजाय, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखने हैं, 99 देने के बजाय मैंने की में एक और ऑब्जेक्ट दे दिया। अब यहाँ दोबारा की वैल्यू लगा दो। यहाँ मैंने कर दिया मैथ्स के मार्क्स होंगे 99, उर्दू के मार्क्स होंगे 100, साइंस के मार्क्स होंगे आउट ऑफ 0, और कंप्यूटर के मार्क्स होंगे 78 फॉर एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर आप सिंगल की के साथ सिंगल वैल्यू नहीं रख सकते। आप पूरा का पूरा एरे रख दो, भले से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रख दो। इसी तरह आप की के अंदर फंक्शन भी रख दो। कैसे? अब भाई मैंने बोला बच्चे का एक फंक्शन है, और वो फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल स्टडी का। किसका फंक्शन है? स्टडी का। तो मैं सबसे पहले की बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? की जिसका नाम मैंने क्या रखा है? स्टडी। और उसकी वैल्यू होगी एक फंक्शन। क्या होगा? एक फंक्शन होगा। वैल्यू क्या रख दी मैंने उसकी? फंक्शन। अब उसके अंदर मैंने लॉग कर दिया। क्या लॉग कर दिया भाई? कि आपके पास स्टूडेंट इज स्टडिंग। ठीक है, कुछ भी लॉजिक लिखी जा सकती है, मैंने एक लॉग लगा दिया। अब अगर मुझे स्टडी का फंक्शन चलाना है, ठीक है, फंक्शन का नाम स्टडी है। क्या है? स्टडी है, क्योंकि स्टोर किसमें हो रहा है? स्टडी के अंदर स्टोर हो रहा है। तो मैं यहाँ लॉग करूंगा। लॉग करने की वैसे जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? डेटा। यहाँ पर करूंगा डेटा डॉट स्टडी का मेथड आ रहा है। यहाँ पर स्टडी का मेथड हमने इन्वोक कर दिया, कॉल कर दिया। अब चेक करते हैं क्या मेरे पास ये आता है, नहीं आता? रिफ्रेश करते क्या बोलिए? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी स्टोर, भले से आप की में पूरा का पूरा प्रॉमिस रख दो, कॉल बैक रख दो, कुछ भी रख दो, वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, सिंगल वैल्यू रखनी है, एरे रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, जो भी रखना है रख सकते हो। अच्छा, एक मजे की चीज बढ़ाता हूँ। अब आपको समझ आ गया कि आप कैसे जो है वो इसके अंदर फंक्शन बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब इसको और डायनेमिक कैसे करोगे स्टडी को? यहाँ पर मैं एक पैरामीटर लूंगा वर्ड्स नाम का। ठीक है, अब यहाँ मैं जब भी स्टडी को कॉल करूंगा तो स्टूडेंट इज स्टडिंग ही आएगा। मैं चाहता हूँ बच्चे के नाम के साथ आए कि माज स्टडिंग या वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैंने वर्ड्स का एक पैरामीटर लिया, और लॉग में एक स्टैटिक स्ट्रिंग की जगह मैंने वर्ड्स को प्रिंट करा दिया। और वर्ड्स कब दूंगा? जब कॉल करा रहा हूँ आर्ग्यूमेंट में, तब दूंगा। देखो जैसे ही अब मैं बनाऊंगा तो अब इससे क्या मांग रहा है? वर्ड्स दे दो भाई। मैंने कहा माज इज स्टडिंग। क्या कह दिया मैंने? माज इज स्टडिंग। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? मास स्टडी। ठीक है, अगर एक और दफा कॉल करूंगा डेटा डॉट स्टडी, तो आपके पास मैं लिख देता हूँ अशारिब इज स्टडिंग। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? शारिब स्टडिंग। तो देखो हमने इसको डायनेमिक भी कर लिया, किसके थ्रू? पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये बात समझ आती है सबको, ये हम लोगों ने बड़े डेप्थ में पढ़ा था। अगर किसी को ये चीजें नहीं समझ आती तो मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट दी है, आप देखो। ठीक है, हर चीज आपके पास प्रोवाइडेड है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक चीज मैं आपको करके दिखाना चाह रहा था। हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग देखा है ना? क्या आपको ये कुछ वैसा नहीं दिखता? कंसोल डॉट लॉग, और इसमें जो भी देता हूँ प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज करके दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि वो कैसे बनता है।
ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया। मैंने कहा लेट, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा भाई, क्या रखा भाई, और मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर मैं एक की ले रहा हूँ लिखो की, किसकी की ले रहा हूँ लिखो की, और उसको मैं पास करूंगा एक फंक्शन, क्या पास करूंगा एक फंक्शन जो मुझसे डेटा रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा डेटा, और उस डेटा को मैं क्या कर दूंगा लॉग कर दूंगा, क्या कर दूंगा लॉग। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि बाहर जब आप आओगे तो आप यहाँ लिखोगे भाई डॉट लिखो, और यहाँ पर डेटा दे दिया आपने जो भी, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, क्या दे दिया आपने, क्या हमने कंसोल लॉग का यहाँ यूज किया, हमने अपना डेटा किसमें दिया, वो अलग बात है, डायरेक्टली कंसोल लॉग के अंदर ही जा रहा है, किसमें जा रहा है कंसोल लॉग के अंदर ही जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास क्या है, तो आप यहाँ पे कर दो फॉर एग्जाम्पल अशारिब, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे अशारिब डॉट लिखो, तो अशारिब लिख देगा भाई हेलो वर्ल्ड। बात समझ आ रही है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करती है ना।